सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प भी है, सांप शिकन भी है और इसके साथ साथ हर वक्त हम देख रहे हैं कि अफवाहों का भी बाजार काफ़ी गर्म है। मार्केट में काफ़ी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या सच है और क्या झूठ, और ये भी कि आइंदा क्या होने जा रहा है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज खास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और बड़े ही बाखबर सहाफ़ी हैं और कॉलम नवीस हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से ही, आप जाहिर है बाखबर सहाफ़ी हैं, क्या पता चल रहा है आपको? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सर्वाइव कर पाएंगे? उनके नंबर्स पूरे हैं या फिर ऑपोजिशन कोई सरप्राइज दे सकेगी? देखिए, इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, उसमें कभी पेशीन गोई नहीं करनी चाहिए। ये एक वोलेटाइल सिचुएशन है, फ्लूइड भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें वफादारियां बदलने का इम्कान रहता है। कोई भी ग्रोह किसी भी तरफ जा सकता है। 4-5 ग्रुप ऐसे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, MQM है, चौधरी हैं। मतलब चौधरियों को ये श्योर हो जाए कि 1.5 साल के लिए वजारत आला मिल सकती है। इसी तरह MQM को कुछ फवायद का यकीन हो, फिर इस्टेब्लिशमेंट की जाहिर है फाइनली कुछ न कुछ रोल वो। मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो बिल्कुल लाताल्लुक रहेंगे और कुछ न कुछ उनका रोल होगा। फिर यह है कि इमरान खान साहब के वर्कर कितने मोबिलाइज हो जाते हैं, वोटर कितने मोबिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इस ईजान में फिर सारे लोग, इमरान खान ने बाद एतबार से गेन भी किया है। अब जो वो लोग हैं जिनके हाथ, मैं उनमें सबसे ज्यादा अहमियत जहांगीर तरीन को देता हूँ कि वो, उसके पास 7.5 वोट हैं अभी तक के तला दिए हैं। चौधरी का भी रोल है, इसमें पेशीन गोई नहीं की जा सकती। अलबत्ता हम तज्जिया कर सकते हैं। सही। तो हारून रशीद साहब, क्या कर रहा है, सबसे मेन किरदार किसका आपको लग रहा है? कौन हम कह सकते हैं कि की फैक्टर है, कुंजी साबित हो सकती है कि मैच को इधर कर दे या उधर कर दे? अगर ये वो तो अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई चीज तय कर ले तो वो मतलब सबसे ज्यादा असरअंदाज हो सकती है। अभी तक तो उनका रवैया ये है कि वो दखल नहीं दे रहे, लेकिन ये कहना कि इमरान खान के पास ऑप्शन नहीं है या अपोजिशन के पास ऑप्शन नहीं, ये सही नहीं है। मिसाल के तौर पे इमरान खान पंजाब असेंबली तोड़ दे और इस नारे के साथ उनके पास चला जाए कि मेरे खिलाफ है अमरीकी, या अमरीकी ना भी कहे, गैर बल्कि मेरे खिलाफ है और मेरे हाथ बंधे हुए थे 3 साल, मैं काम नहीं कर सका। जब मैशत ठीक होने लगी है तो मुझे उखाड़ के फेंकने लगे हैं। तो उसके वर्कर मुतहर्रक हो जाएंगे और जिसके वर्कर मुतहर्रक हो जाए उसके वोट बढ़ जाते हैं, यानी वो अपने अलावा भी कुछ। इसी तरह अपोजिशन के पास भी ऑप्शंस हैं। अपोजिशन जो है, मसलन ये चौधरी परवेज इलाही, इसको पूरी तरह यकीन आ जाता है कि मुझे वजीर आला बना देंगे, तो उनके अपने लोग तो हैं ही, मगर वो कुछ और लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि वो जाती ताल्लुकात में बड़ी गहराई पैदा करते हैं। जिससे भी ताल्लुक रखते हैं और उसको निभाते हैं, तो वो PTI के कुछ लोगों को विन ओवर कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो मतलब MQM से उनका बड़ा गहरा राब्ता है। तो हम ये तो देख अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन क्या करेगा। मतलब अली खान के बारे में मेरा शुरू से यही अंदाजा था कि वो एक दिन अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगा। तरीन साहब भी, हारून साहब, आप हतमी राय नहीं सर दे सकते। हारून साहब, आप उन चंद साफियों में शामिल हैं जो इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं और तजिया भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों पे उनसे इख्तलाफ भी किया है। आप बतौर इमरान खान एक शख्सियत के क्या समझते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में किस तरह रिएक्ट करेंगे? देखे ना, इमरान खान, ये मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता। इमरान खान के प्लस पॉइंट ये है कि वो एक करिश्माती शख्सियत है, वो क्राउड पुलर है और उसके वर्कर उसके बहुत करीब हैं। शख्सियत परस्ती जो कि कौम में है तो बहुत है। उसमें एक प्लस पॉइंट यह है कि वो जमकर खड़ा रह सकता है, दबाव बर्दाश्त कर सकता है और तकरीर बहुत अच्छी करने लगा है और फिर उसके पास हुकूमत है। लेकिन कमजोरी क्या है, उसके अंदर एक नार्सिज्म पाया जाता है, खुद पसंदी पाई जाती है, जिसे सादा अल्फाज में नरगिसियत भी कहते हैं। और वो जब आदमी में ये कैफियत पैदा हो जाती है तो वो सही तजिए पर कादर नहीं रहता, उसमें विलिंगनेस टू बिलीव पैदा हो जाती है, जो मैं समझता हूँ वही सही है। कमजोरियां भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन वो फाइट करेगा और अगर वो प्रिवेल न कर सका, मुझे तो अब भी लगता है कि उसके प्रिवेल करने के चांस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन न कर सका तो उसका कोई सियासी वजूद खत्म थोड़ी हो जाएगा। एक बार जब मैंने पिछले दिनों मिला था, मैं बहुत अरसे के बाद, काफी दफा उन्होंने इसरार किया, तो फिर मैं
गया उनसे मिलने के लिए, तो मैंने ये देखा कि वो इसलिए रिलैक्स है दरअसल आम तासुर के बरक्स, ये नहीं कि उसे अपनी फतह का बहुत यकीन है, वो इसलिए रिलैक्स है कि भाई अगर मेरी हुकूमत खत्म हो जाए तो क्या होगा, तभी मैं इमरान खान ही रहूंगा ना, बहुत से लोग मेरे साथ होंगे। सही। अच्छा हारून साहब, एक और शख्सियत है पंजाब की, उस पे भी आपकी राय चाहूंगा कि चौधरी सरवर का आप इस सारे मामले में क्या रोल देखते हैं? वो बड़े खामोश नजर आ रहे हैं, उनकी खामोशी क्या? चौधरी सरवर की पहले के मुकाबले में अब ज्यादा कुर्बत हो गई है इमरान खान से, मगर इतनी नहीं हुई है कि उन्हें टास्क दे सकें। चौधरी सरवर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये समझा जाता है कि वो यानी वो टीम प्लेयर नहीं है, तो उतना बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते। वो सूझबूझ उनमें सियासी काफी है, मशवरा वो अच्छा दे सकते हैं और वो बारीकियों को समझते हैं। और उनमें एक और बात है जो बरतानवे में रहने की वजह से उनमें पैदा हुई है कि तजिया करते हुए अपनी खामियों का जायजा ले सकते हैं। सही। अच्छा हारून रशीद साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, इशारे बंद हैं आजकल आपके ख्याल से, और अभी फिलहाल किसी को कोई इशारा नहीं है? नहीं, इस वक्त तो जहाँ तक हमारी मालूमात हैं, देखिए ना, कोई बराह रास्त तो नहीं उनसे बात होती। हमारी मालूमात ये है कि वो इस वक्त तो कोई इशारा नहीं दे रहे, और इसकी बिल्कुल फितरी वजह है। वो इस तरह जाना चाहेंगे कि उन पे इल्जाम न हो। वो यानी ये जो है था कि वो इमरान खान को लेके आए हैं, अब वो जाना चाहेंगे तो ये तासुर छोड़ के जाना चाहेंगे कि वे मैंने कोशिश की। मसलन यही फिक्र कि उन्होंने इमरान खान से कहा कि फलां साहब को ये न कहें, ठीक है, ये क्या जाहिर करता है? फिर ये है कि अपोजिशन लीडरों की मुलाकातें भी हुई हैं, उनके साथ नरमी और शफकत के साथ उन्होंने ये कहना चाहिए खुले दिल के साथ बात की है उनके साथ। सही। तो इशारा तो देना उन्हें सूट करता ही नहीं है इस वक्त, उनके मफाद में नहीं है कि वो इशारा दें। अगर वो फरीक नजर आएंगे तो इस कौम का, ये किस कौम के आदात बड़ी दिलचस्प है, ये किसी ने गलती की हो और उसकी सलाह कर ले तो उसे माफ कर देती है। तो ये कहेंगे जी 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 कंटिन्यू कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, तो वो ये चाहेंगे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट में लोग ये समझ लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक हुक्मनामा जारी करती है और एक आदमी, ऐसी बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट में एक से ज्यादा अंदाज़े फिक्र पाए जाते हैं। अंदाज़े फिक्र ये नहीं तकसीम और ये नहीं है कि मुतहारब है एक दूसरे से, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो हमदर्दी रखते हैं इमरान खान से, ऐसे लोग भी हैं जो नवाज शरीफ से हमदर्दी रखते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और बहुत वो कोई फैसला इस तरह नहीं होगा वहाँ पे जी, इस तरह नहीं होगा कि आदमी हुक्म देगा और फैसला हो जाए, ऐसा नहीं होगा, मशवरे से फैसला होगा अगर कोई होगा। और इस वक्त यही फैसला है बोला ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, आपने आज हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। हिलाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप पेशेंस से काम लिया, लेकिन अब मैं ऑल टाइम आपका है, आप ही की तरफ। आप क्या देख रहे हैं जो हारून साहब का तज्जिया है, उस पर भी जो आप कमेंट करना चाहें, और एलाइज की जो गेम है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि हारून साहब की तर्जीह है ऑलवेज ऑन द मार्क, फर्स्ट क्लास, और मैं उनको बड़े गौर से सुनता हूँ। जब हम काम करते थे फिर भी गौर से सुनता था, और जनरली आई एम इन एग्रीमेंट। मगर दो तीन चीज़ें मैं जल्दी से कह दूँ। भाई ये चौधरी चाहते क्या हैं? इनके पास इस वक्त 2 मिनिस्टरशिप्स हैं और 1 स्पीकरशिप है। कितने सीट्स हैं? 5। अच्छा, ये सबको कहते हैं ना कि ईमानदार रहो और अपने एग्रीमेंट्स जो इत्तेफाक उस पर आप अमल करें। तो क्या उन्होंने एक एग्रीमेंट नहीं साइन किया था इमरान खान के साथ? वो पढ़े ना, वो एग्रीमेंट क्या था? वो एग्रीमेंट ये था कि हम 5 साल तक साथ रहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस वक्त वो एग्रीमेंट पे अमल कर रहे हैं। हमें कहते हैं जाओ सूरा पढ़ो कुरान शरीफ का, कि वो बताएगा आपको कि अमल करना चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। क्या ये वादा पूरा कर रहे हैं? तो पहले से ये बात ये है कि अगर इन लोग छोड़ के चले जाएं इस वक्त ऐसे मौके पे, तो फ्रैंकली इनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा, तो खैर पता नहीं जो भी है वो और भी कम हो जाएगी। अच्छा। तो मेरे ख्याल में इनको इतने निगोशिएट नहीं करना चाहिए इमरान खान के साथ। हाँ, बिल्कुल मुश्किल होता है इसलिए कि इमरान खान अड़ जाता है, बात कम सुनता है। मगर एन एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट, और आप साथ आए थे 5 साल के लिए, तो अब छोड़ के 1.5 साल के लिए। और आप समझते हैं ये जो लोग हैं क्या इन्होंने वादा पूरा किया है? शरीफ ने जो वादा इन्होंने साइन किया है उसको तोड़ा है।
बल्कि उनको तो पता, वो एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाअहल इसलिए किया है कि तुम झूठ कह रहे हो। उन्होंने ये जो वादा किया था सऊदी अरेबिया के साथ 5 साल का था, 10 साल का था, पहले तो कुछ किया ही नहीं, फिर कहने लगे 10 साल का नहीं 5 साल का, फिर आखिर उसको आके इनको बताना पड़ा कि ये लो वादा, ये है 10 साल का। आई एम सॉरी, ये सब अपने नैरो एम्स, छोटे मकसद के लिए ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस किस्म की बार्गेनिंग पॉलिटिक्स को इस मुल्क में अब नहीं, पहले से बहुत बुरा रेप्यूटेशन दिया हुआ है। ठीक, अच्छा हिलाली साहब, एक और चीज पे मैं आपका कमेंट लेती हूँ। एक और मैं चीज पे आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ। असद उमर साहब ने भी एक बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है और उनका कहना है कि बहुत सारे लोग जो ऑपोजिशन से हमारे लोग मिल रहे हैं वो तो बेसिकली अंदर की खबर रखने के लिए मिल रहे हैं, वो हमें एतमाद में लेके मिल रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो अलीम खान साहब का एकदम से तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फिर जाके नवाज शरीफ से भी मिल के आना, फिर आके थोड़ा सा फासले पे भी होना तरीन ग्रुप के, तो ये कुछ शो कर रहा है कि शायद वो कहीं डबल साइड पे खेल रहे हैं या कहीं वो इमरान खान का ही कोई मैसेज लेके इधर उधर जा रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि अलीम खान और तरीन खान जो हैं, ये सब जहांगीर खान, तरीन साहब, ये सब दोबारा रीयूनाइट हो सकते हैं पीटीआई में? तरीन और पीटीआई शायद यूनाइट हो जाए। अलीम खान जो 8 महीने उसने गुजारा है सेल में, मुझे किसी ने कहा है जो उसको अच्छी तरह जानता है कि वो नहीं भूल सकता, और ये ज़्यादातर उसका बदला है। तो आई डोंट नो, मैं दोनों को कम, तरीन को मैंने 1-2 दफ़े शायद मिला हूँ, इनको तो बिल्कुल ही नहीं मिला हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। मगर एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों को इस वक्त 1.5 साल के लिए इस किस्म की हरकतें करना गलत है। और इमरान खान को मैं मशवरा दूंगा कि रीच आउट टू देम, बात करो। तुम भी कभी कभी गलती करते हो, ऐसे नहीं है कि तुम बिल्कुल बेगलत आदमी हो, तुम भी करते हो, रीच आउट टू देम। अगर भी जरूरत नहीं है, एक जमाने में वो दोस्त थे, दोस्त को दोस्त छोड़ के जाओ इस दुनिया में, दोस्त को दुश्मन नहीं बनाओ। वाह, क्या अच्छी बात की है हिलाली साहब आपने, जबरदस्त। वैसे ये एक अच्छी बात बहरहाल फिर भी देखिएगी कि जहांगीर खान तरीन के हवाले से उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि हमारे दरमियान क्यों अभी तक ये फासला है, जिस तरह से भी इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो थोड़ी रंजिश, लेकिन कभी उन्होंने बुरा नहीं कहा उनके लिए भी। समीना, बात ये है, पहली तो बात ये है कि हिलाली साहब की बात में उतनी ही गौर से सुनता हूँ जितनी गौर से वो हारून रशीद साहब की बात सुन रहे थे। इसलिए ये आज मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं इनकी बात सुनता हूँ वैसे ये हारून साहब की बात सुनते हैं। तो अब आज मैंने तय कर लिया कि अब हिलाली साहब जब तंग करना शुरू करेंगे ना, तो मैं प्रोड्यूसर से क्या करूँगा, फ़ौरन हारून साहब को लाइन पे। ठीक है। दूसरी बात ये जो आपने बात की, अब इस चीज़ को समझें कि आप जो कह रही हैं ना कि इमरान खान साहब ने बात नहीं की, जहांगीर खान तरीन तो ये कहते हैं कि बात तो दूर की बात, इन्होंने वो कुछ मेरे साथ बुरा कर दिया जो बाकी कुछ और कर ही नहीं सकते। अच्छा। उनका ये मानना है कि उन पे जो मुकदमात बन गए, उनको चीनी चोर डिक्लेयर कर दिया, चीज़ें कर दी, ये सारी चीज़ें, वो तो यहाँ तक उनके करीबी हलकों का कहना है कि जो वो समझते हैं कि जो उनकी ताक़ियात नाअहली है, उसमें भी इमरान खान साहब और इनके साथियों का कुछ ना कुछ कहीं कोई ना कोई रोल ज़रूर है। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि उन्होंने ये भी बात की थी कि इमरान खान के गिर्द जो कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान के और मेरे यानी जहांगीर तरीन के ताल्लुकात इतने मजबूत रहे, इतने अच्छे रहे, लिहाजा उन्होंने जानबूझ के एक साजिश के ज़रिए ऐसे हालात पैदा किए जिनकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन के दूर हो जाएं। ठीक हो, तो लिहाजा ये जो चीजें हैं ना, चलें अब अलीम खान साहब की बात हिलाली साहब ने बता दी और जहांगीर खान तरीन की बात आपने बता दी है, तो दोनों के मामलात काफी बिगड़े हुए हैं। अल्लाह ये हाल पे रहम करे। लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से भी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन उस रिलीफ से क्या IMF को तकलीफ है और उसका कैसे खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, अदम एतमाद का जो ऊंट है वो किसी करवट बैठ नहीं रहा है, बल्कि बहुत दिनों से खड़ा खड़ा बेचारा थक चुका है।
उम्मीद यही है कि शायद अगले हफ्ते में कुछ सूरत हाल वाज़े हो जाए, लेकिन इस वक्त मैच जो है वो इंतहाई सनसनीखेज़ और आसाब शिकन मराहिल में दाखिल हो चुका है। और अब यूं ही लग रहा है कि ये बस एक आसाब की जंग रह गई है, एक दबाव की जंग रह गई है कि कौन इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने तौर पर किसी ना किसी फैसले को महफूज कर रखा है और वो फैसला सुनाना अब बाकी है। लेकिन बहरहाल फिर भी हतमी मुशावरत जो है वो अभी तक जारी है। कप्तान ने थोड़ी स्ट्रैटेजी ऐसे लग रहा है कि चेंज की है। पहले वही कप्तान जो मुसलसल ऑपोजिशन पर बाउंसर बरसा रहे थे, आज थोड़े ऐसा लग रहा था कि स्लो बॉल्स पर आ गए थे। थोड़ी स्लो बॉल्स की उन्होंने, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ तनकीद भी की और इसके साथ साथ आज के जलसे में उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी बताया कि उन्होंने आवाम के लिए क्या कुछ किया है, क्या करने जा रहे हैं, उनका विजन क्या है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने खुद के जो बयानात थे उनको डिफेंड किया और उसके साथ साथ आने वाले दिनों का भी मंजरनामा कुछ सामने रखा आवाम के। मज़ीद भी वो जलसे करते रहेंगे और आवाम के साथ राब्ते में रहेंगे। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिरकार ये जलसे, ये आवाम क्या इस्लामाबाद में आने वाले 10 लाख लोग तहरीक अदम एतमाद से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बचा सकेंगे, या अपोजिशन के महज 172 अफराद उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी से महरूम कर देंगे। यही वो बड़ा सवाल है जिसका सभी जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, इस बात आप इत्तेफाक करेंगे कि आज रादर स्लो बॉल्स की कैप्टन ने, और जो तनकीद हो रही थी उनके जारे खिताबात पर, उसके हवाले से उन्होंने उसको मुस्बत लिया है, थोड़ा सा मोहतात नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए मैं आज आपकी इस नुक्ते से तो इत्तेफाक करता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं आज बदले हुए नजर आए। आज जी उन्होंने, मेरे ख्याल में उन्होंने आज जो तकरीर की है तो उस तकरीर से पहले उन्हें किसी ने समझाया है। अच्छा। उन्होंने कहा, खान साहब ये जो पुरानी पंजाबी फिल्में थी ना एक्शन, उनका सुल्तान राय वाला लबो लहजा छोड़ दें, तो क्योंकि इस लहजे से आपके अपने भी दूर हो रहे हैं और मसाइल भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस लहजे को छोड़ के इस ज़रा थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड तकरीर की तरफ आ जाएं, ताकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप तो जिसे पूरे एतमाद तकरीर समझते हैं, असल में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कप्तान बुखलाए हुए हैं या फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसने भी उन्हें ये मशवरा दिया है, अच्छा मशवरा दिया, और आज देखें इंतहाबी मोड में नज़र आए। आज का जलसा, आज की तकरीर 100% इंतहाबी मोड थी। और आज ये मामला हुआ है कि उन्होंने, आपको याद होगा मैंने कुछ हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में बात की थी कि करप्शन का बयानिया फेल हो जाने के बाद अब इमरान खान साहब को नए बयानिए की ज़रूरत है। आज उन्होंने एक बार फिर वही जज्बा हुब्बुल वतनी और एंटी मगरिब स्टैंस वाला जो है ना, स्टेट्समैन वाला बयानिया, वो बयानिया अपनाने की कोशिश की है। और उन्होंने ये किया है कि अपने आप को ऐसी बातें करके एक ऐसा दलेर लीडर साबित करने की कोशिश की है, जो जैसे मुशर्रफ का करते थे ना, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, उसी तरह इन्होंने आज एंटी मगरिब वाली बात करके और फिर यूरोपीय यूनियन वाली बात दोहरा के, तो ये अपने तय ये कोशिश की है कि वो ये एक अवामी लीडर के तौर पे खुद को पेश कर सके। तो ये मामला, तो ये नैरेटिव भी चेंज हुआ है और थोड़ी समझ भी आई है उन्हें कि इसको बेहतर अब ये नहीं मैं कह रहा कि समझ आ गई है। अच्छा। लेकिन आज की आज असर था। आने वाले दिनों में इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा धुआंधार तकरीर जी इमरान खान साहब, आपको पता है फिर ठीक है, किसी की कहाँ सुनने वाले हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगा आज की तकरीर? बेहतर थी? वैसे तो मैं आपका ट्विटर पर भी रिस्पांस देख रही थी और उस पर आपने तारीफ की थी कि उनकी बेहतर तकरीर थी, मैच्योर तकरीर थी, लेकिन जो आपने वो काम गिनवा रहे थे, जो कारकर्दगी उन्होंने बताई, आपके ख्याल से वो ऐसी है कि वो उन्हें सेव कर ले? मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त स्पीच था, इसलिए कि उन्होंने वो चीज़ें कहें जो कहने की ज़रूरत थी, और वो अपने चीज़ें, अपने अचीवमेंट्स, उन्होंने जो काम किया है, हेल्थ कार्ड, एहसास, पनागा, वो लोन्स फॉर फार्मर्स, वर्कर्स के बिजनेस लोन्स, घर के सब्सिडीज, हेल्थ, देखिए ये सब चीज़ें जो उन्होंने किया है वो स्ट्रेस किया फर्स्ट क्लास। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं और भी करने वाला हूं। वो क्या है? डैम्स और सब्सिडीज दूंगा, खाना सस्ता, ये वो। देखिए इट वाज फर्स्ट क्लास इन टर्म्स ऑफ कौन सा, उनके जो डोमेस्टिक एजेंडा। फॉरेन एजेंडा पे वेरी गुड। उन्होंने कहा कि देखो
मैं अगर अमेरिका के बारे में खड़ा हो के आंख में आंख मिला के बात करना चाहता हूं, उसमें कोई मैं इसका मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका की इज्जत नहीं करता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं गुलामी नहीं हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं डू मोर का बंदा नहीं हूं। मैं वो हूं जो अपने मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन, ठीक ठाक अमेरिकन जो उसको सुन रहे थे, वो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास। उसने बार बार कहा मैं इनके अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि तारीफ भी की। वेरी गुड। मेरे ख्याल में ये भी ज़रूरत था कि इसलिए ये एंटी वेस्ट जो है, एंटी वेस्ट नहीं है। एंटी वेस्ट उस वक्त है जब वो आपके पास आके कहते हैं ये करो वो करो, और बगैर पूछे आपको सैंक्शंस लगाते हैं और आपको कहते हैं ये करो नहीं तो ये। देखिए, दिस इज नॉट द वे। तो एक आदमी था ऐसा जो खड़ा होके उनको कह दिया, इसलिए वो कह रहा था कि मुझे अगर थोड़ी सी इज्जत मिली है उधर, ये इसीलिए इज्जत मिली है। तो अच्छा, फाइनली मैं ये कहूँगा कि समीना, अगर इसी तरीके से वो बोलते रहें, इसी तरीके से लोग आते रहें, तो अगर जब डी चौक पहुंचेंगे और वाकई 10 लाख लोग उधर आ सकेंगे, कितने भी आ सके, मेरे ख्याल में वो लोग जो इनके खिलाफ वोट देने का फैसला कर लिया था, 10 दफे सोचेंगे और कहेंगे कि एक कमरे के अंदर हम इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं और पूरा अवाम निकला हुआ है इसके साथ। तो मेरे ख्याल में उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। 172 जो है वो हल्के पड़ जाएंगे, 10 लाख भारी पड़ जाएंगे जो बाहर होंगे। ठीक है इमरान साहब, ये हम कल भी इस पे बात कर रहे थे कि ये एक अच्छा मूव है क्या कैप्टन के लिए कि वो उसी रोज एक रोज पहले जलसा कर रहे हैं वोटिंग से? समीना, मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, आज जो मेरा कॉलम छपा है वो मैंने इसी पे लिखा है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि वहां पे 10 लाख लोग इकट्ठे ना हों। वहां अगर लोग इतने इकट्ठे हो गए और सूरत हाल उस तरह की हो गई, तो आज मेरी बात आप लिख के रख लें, इनको वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मामला इतने बिगड़ जाएंगे कि फिर शायद किसी को भी पार्लियामेंट में वोट, पहली दफा थोड़ी वो वहां पे जलसा कर रहे हैं, इतने जलसे कर रहे हैं। जलसे बात पहली दफा या दूसरी दफा की नहीं है। जब आप इस तरह का माहौल बनाते हैं जिसमें आप दूसरों को ये कहते हैं कि ये लोग इसीलिए आ रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए, और उधर अपोजिशन भी लोगों को अपने बुलाए, ये भी बुलाएं, तसादुम, हमारे यहाँ तसादुम का बड़ा खतरा हो सकता है। ऑपोजिशन तो उसी दिन नहीं सेम बुला, इनका जलसा एक दिन पहले वोटिंग से है, और वो सिर्फ जलसा है कि वहां पे लोग जमा करके रख नहीं छोड़ेंगे कि जी अगर किसी ने कुछ किया तो आप धावा नहीं। अब देखें, वो जो अंदर की बात है, मैं वो आपको ये बता रहा हूँ कि असल में ये अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग मेरे साथ हैं और मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सही। ये मामला इस बात को समझे, असल पे उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है इस हालात में, खास तौर पे मुआशी हालात में, किसी नए एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। दूसरा एक बात मैं इनकी तकरीर के हवाले से जरूर करना चाहूँगा। लाली साहब जो बात कर रहे थे, आज लाली साहब एक इन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं आलू और टमाटर की कीमत तय करने के लिए, उस तो मैं आती हूँ, मैंने बल्कि सुनवाना भी है पहले कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या, और उसके बाद फिर बिलावल ने भी उस पर तनकीद की और भी हल्कों से हो रही है। पहले सुन ही लेते हैं बल्कि कि क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके हवाले। मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है, मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। जी इमरान साहब, क्या ये इज़हार ला ताल्लुकी है या वो बस ये बताना चाह रहे कि ये काम एमएनए या प्राइम मिनिस्टर का नहीं है? देखिए बात ये है, तो ये किसका, मेरा और आपका काम है। अगर प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, आप नहीं मेरी बात सुने, आप ये कह के भरियुस जुमा नहीं हो सकते। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने रहने नहीं दी, बल्दियाती इदारों को तो आपने चलने ही नहीं दिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है और किसकी है? आप भले आलू या जो है ना टमाटर उसकी सियासत के लिए ना आए हो, लेकिन बतौर कौम लोग हुकूमत की तरफ ही देखते हैं, अवाम हुकूमत की तरफ ही देखते हैं कि जनाब उन्होंने आलू भी उन्हें चाहिए, टमाटर भी चाहिए, उन्हें आटा भी सस्ता चाहिए, उन्हें चीनी भी सस्ती चाहिए। तो अगर उनकी कीमतें कंट्रोल में रही रहती तो हुकूमत उसकी बहर हाल जिम्मेदार है। लिहाजा जो भी होगा, या तो आप ऐसा लोकल सिस्टम कर दें, बल्दियाती इंतखाबात करवा दें और ऐसा मुकामी हुकूमत का मामला कर दें कि लोग आपसे पूछे ही ना। लेकिन अगर आपने बल्दियाती इदारों को भी ख़त्म कर देना, मुअत्तल कर देना, इख्तियारात भी सारे अपने पास रखने हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते, जिम्मेदार भी आप ही होंगे। हिलाली साहब, आपका क्या इस पे कमेंट है कि ये थोड़ा सा
ऐसा स्टेटमेंट लगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को गरीब के जो घर का मसला है उसकी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो ऐसे रुथलेसली उन्होंने कह दिया कि जी मैं आलू प्याज को मुझे नहीं पता क्या कीमत है, मैं तो लीडर हूँ, नेशन बनाने आया हूं। नहीं, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उसका मतलब ये नहीं था कि खाना इतना महंगा हो कि तुम खा नहीं सके और भूख से मर रहे हो और मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसे तो नहीं, क्या ऐसे तो सोच ही नहीं सकता है ना। इज नॉट मैड। वो ये कह रहे थे कि इस मुल्क में क्या क्या चीजें हैं जो सही करना है, इसकी बुनियाद जो बुनियाद थी वो नहीं, वो उस पे नहीं उड़ गए। इट इज गॉन रॉन्ग, उसको फिक्स करना है। तुम लोगों को पता नहीं है ये मुल्क बना क्यों। ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि जो भी आए उसके साथ मजाक करे। दिस इज, ये खुदा और ये वो। लुक, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द डायरेक्शन, द थ्रस्ट, द पॉलिसी, ऑल दीज थिंग्स वो कह रहा था इसको सही करना है। ठीक। आप आलू और प्याज में लगे रहते हैं और कहते हैं कि इसलिए मैं ये जो काम कर रहा हूं क्या तुम सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इसको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं कि नहीं। फिर वो अपना ब्रॉडर विजन जो था वो शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली भाई। आई मीन ये उनका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं था कि टमाटर और प्याज का परवाह ही नहीं है। ऑफ कोर्स प्राइसेस मैटर। और सेकंड सेगमेंट में जब आप जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कितना मैटर करता है। हिलाली साहब बिल्कुल जरूर बताइएगा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी है ना, जो आम उस आदमी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। वो आम आदमी जो आपकी अक्सरियत है, जो बेचारा लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके से ताल्लुक रखता है, उसके लिए आलू प्याज ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही। लेकिन उनका भी, उन्होंने इसमें साथ ये कहा कि जो तालीमी निसाब है उसको एक करना या हेल्थ कार्ड देना, ये बेसिकली डायरेक्टली आम बंदे के लिए ही लेकिन महंगाई जो है ना, महंगाई मेन है। जाहिर है पेट पहले भरा होगा, उसके बाद ही किसी को तालीम की फुर्सत होगी। लेकिन आगे थोड़ा सा चलेंगे, इत्तेहादियों की बात करते हैं जनाब के इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं। इनकी जानिब से अभी तक कोई वाज़े इशारे नहीं हैं और अभी तक मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मेरा साहब, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज शायद काफ लीग कुछ फाइनली अनाउंस कर पाएगी कि जनाब हम किधर खड़े हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के कुछ स्टेटमेंट ज़रूर शेयर किए गए मीडिया पे। उन्होंने कहा कि जनाब हमने फ़ैसला कर लिया है, बस फाइनल मुशावरत जारी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपोजिशन के साथ गए तो हम वजारतें छोड़ देंगे और मतलब फिर वही गुमंगू की कैफियत बरकरार रखी। और ये कहा कि हम मिलेंगे, अभी मजीद हमारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो सकती है। समीना, सूरत हाल जो है ना बड़ी इंतहाई इस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है, खास तौर पे इत्तेहादियों को लेके। अच्छा, इत्तेहादियों ने अब जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें एक अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने ये तय किया है कि क्योंकि इस दफ़ा दरमियान में कोई गारंटर नहीं है, कोई शॉर्ट ही नहीं है, तो हम तो तीनों अगर अलग अलग प्रेशर ग्रुप होंगे तो अपोजिशन या हुकूमत तो में खा जाएगी। फिर उन्होंने ये तय किया है कि अच्छा हम ऐसा करते हैं कि MQM और काफ लीग ने तो पहले ये तय कर दिया था। अब खबर ये है कि बाप भी इनके साथ शामिल हो गई और तीनों मिल के एक ही जो भी ये किसी से डील करेंगे, इनका ख्याल है कि पैकेज डील। और ये इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो तरीन साहब का ग्रुप है, जहांगीर तरीन का, वो भी इनके साथ मिल जाए। अब वो अगली बात है कि क्या है, लेकिन हर वक्त ना इस वक्त हर कोई विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। लेकिन मैं अभी वैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो मीडिया टॉक थी उसमें उन्होंने कहा है कि काफ लीग का अपना फैसला है और हमारा अपना फैसला है, जरूरी नहीं कि जो फैसला वो करें हम उनके साथ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की कितनी बातें हैं जो वो करते हैं, कहते रहे हैं, लेकिन उससे अगले रोज या उसी दिन दूसरे भी होती रही है। इस तरह तो सबकी चलती रहती है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन आपको मेरी बात सिर्फ मुकम्मल हो लेने दें। गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अब सारी इत्तेहादियों की गेम है ये इतनी दिलचस्प हो गई है कि अब काफ लीग इस वक्त समझ लें सियासत का घर बन गई है। इस वक्त सियासत का मंबा काफ मरकज हो गई है, मरकज हो गई है। अब वो एक तरफ नून लीग से भी मामला तय कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये नून लीग को अब ये कह रहे हैं कि जी एक तो ये जो आज उन्होंने कहा है कि जी असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, असल में ये प्रेशर है, ये दबाव बढ़ाया कि अच्छा अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम फिर 1.5 साल वाली बात करेंगे, अगर आपने हमें 1.5 साल नहीं चलना है तो हमें वजारत आला। इस पे मैं आपसे अभी आके दोबारा भी बात करती हूँ डिटेल में, लेकिन हिलाली साहब का मौक़िफ़ भी शामिल कर लूँगी। यहाँ पहले चले हिलाली साहब यूँ करती हूँ, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, फिर ज़रा डिटेल में आपसे बात हो जाएगी। तब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर हिलाली साहब से भी जानेंगे कि इत्तेहादी क्या गेम खेल रहे हैं और आखिर
ये तहरीके अदम एतमाद का जो ताला है, इसकी चाबी हकीकत में है किसके पास? वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ी मईशत की भी बात करते हैं। पाकिस्तान, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम में है और उसके तहत कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित तय होते हैं जिनको पूरा करना लाजिम होता है। और शुनीद यही है कि जो गुज़श्ता किस्त जारी की गई थी उसके बाद से भी कुछ मामलात पर IMF इतना मुतमईन नहीं था, जिसके बाद जो रवा किस्त है उसको जारी करने में ताख़ीर भी हुई। लेकिन उसके बाद जब ये किस्त जारी हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि जो भी वादे वईद किए गए IMF के साथ, उसमें कुछ ऊपर नीचे किए गए मामलात, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। ऊपर नीचे क्या किए गए मामलात आप सब जानते हैं कि महंगाई ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक से ये एक बड़ा फैसला किया और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की। और ये सारा जो रुपया जो इससे जमा होना था, जाहिर है कि जो ओवरऑल महसूलात थे उसके अंदर से ये कटौती हुई और सब्सिडी जब ये फराहम की गई तो ये रकम बहुत बड़ी रकम है। आखिर ये रकम कहाँ से पूरी होगी, उस वक्त भी मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए और तनकीद हुई। उसके बाद अब IMF के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो आखिर पाकिस्तान ये रकम कहाँ से पूरी करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर फिर से U-टर्न लेना पड़ेगा? और क्या IMF के साथ मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? अगली किस्त जारी हो पाएगी या नहीं? ये वो सवालात हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। आप सब जानते हैं इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। आपको ऑन बोर्ड लेते हुए मैं पहले हिलाली साहब की तरफ जाना चाहूँगी। वो थोड़ा इस हवाले से खबर भी देना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनका एक शॉर्ट कमेंट, फिर आपकी तरफ आती हूँ। हिलाली साहब, IMF नाराज़ हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज़ हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है और ये गुफ्तगू अब सितंबर में शायद शुरू होगा। अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। और जब सितंबर में हमारी मुलाकात होगी तो ये निगोशिएशंस मेंबरशिप के ये जो हमारी एग्रीमेंट है ये नए तौर पे दे विल स्टार्ट अफ्रेश। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? जल्दी से 3 वजह बता देता हूँ आपको। एक, वो कहते हैं ये जो एमनेस्टी जो है, नो क्वेश्चंस आस्क एमनेस्टी, जो न्यू और सिक इंडस्ट्री को आपने दिया है, ये आपने कहा था कि आप नहीं देंगे। और बल्कि उन्होंने याद ये दिलाया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया था इस पे। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो इस वक्त 5 या 6 हैं, हम चाहते हैं वो 2 हो। और एक्चुअली कुछ पाकिस्तानीज भी लोकल हमारे लोगों ने भी एडवाइस किया है कि ये 5-6 से 2 कर दो, तो इसलिए कि ये कलेक्शन को भी सिंप्लीफाई करेगा। बहरहाल वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है पेट्रोल का उन्होंने कहा हमारा डिमांड था और तुमने हमें काइंड ऑफ एग्री किया था कि 5 रुपया महीना बढ़ेगा जब तक 30 और 50 के दरमियान ये लेवी आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी। वो भी आपने नहीं किया। और बिजली का भी उन्होंने कहा कि तो ये वजूहात है जिन पर वो नाराज हैं। ये वजह है। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब को भी पूछती हूँ कि क्या इन वजूहात का। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि फिर क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा। IMF को राजी करें या आवाम को राजी करें, हुकूमत तो मुश्किल में फंस गई है। क्या यही ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ी मुश्किल में फंस गई है हुकूमत। यहाँ पे मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो माशी हथियार हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब इसका जो नुस्खा बन रहा है, जो 3 बातें अभी हिलाली साहब ने की हैं, बिजली का
पेट्रोल के हवाले से जो नुस्खा बनेगा अगले 4 महीने का, वो मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 350 अरब रुपए का नुस्खा है और उसकी बजट में एलोकेशन नहीं है और हुकूमत भी जानती है, ये वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं। तो यहाँ पे शायद सियासी मजबूरियों के तहत ये 10 रुपए छूट जो है पेट्रोल में और 5 रुपए छूट जो है वो बिजली में, उसका ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये जिसको कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। ये चल नहीं सकती अगले 4 महीने। तो ये शायद वज़ीर-ए-आज़म ने टेम्परेरी एक ऐलान किया है ताकि अवाम की कुछ सपोर्ट जो है वो हासिल हो सके, क्योंकि जिस किस्म के सियासी मुश्किलात उनके सामने हैं। एक तरफ वो अभी लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ है पीपल्स पार्टी वालों का, फिर अदम एतमाद का जो वोट आ रहा है और उसकी पिटीशन दायर कर दी गई है। लेकिन इसके माशी एतमाद से बड़े ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये कि डॉलर बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं हमारे ख़जाने के अंदर, और दूसरा ये कि जो पेट्रोल और डीज़ल की मद में रियायत का ऐलान किया गया है, इसके नतीजे में अगले चंद हफ्ते में आप देखिएगा कि एक शॉर्टेज पैदा हो सकती है डीज़ल की, क्योंकि इस वक्त जो डीज़ल इंपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं वो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रही हैं और सस्ता पाकिस्तान में बेच रही हैं, और उसके नतीजे में हुकूमत उनसे वादा करती है वो जिसको कहते हैं प्राइस डिफरेंशियल क्लेम, कि आपको जितना नुकसान हो रहा है वो हुकूमत आपको पे करेगी। तो ये एक और नया गर्दिशी कर्जा सामने आ जाएगा, और चंद हफ्ते अगर ये गर्दिशी कर्जा हुकूमत पे नहीं कर पाती तो फिर डीजल की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। तो फिर इसका हल क्या था डॉक्टर साहब? क्या आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने दिया जाए? गवर्नमेंट की तरफ ही सब देख रहे थे, और जब महंगी हो रही थी चीज़ें तो तब भी सब तनकीद ही कर रहे थे कि जी देख लें आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आज फिर भी पेट्रोल महंगा हो गया। तो अगर कोई और हल है तो वो क्या हो सकता था? देखिए, एक तो बात यह है कि वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान को वादे ऐसे नहीं करने चाहिए आलमी इदारों के साथ जो वो पूरे नहीं कर सकते। अब एक पैटर्न सा बन रहा है। अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में हमने वादे किए थे, उस वक्त हमारे वजीर ख़जाना साहब डॉक्टर हफीज शेख साहब थे। फिर हमने $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली। अप्रैल में एक नए वजीर ख़जाना आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं कोई वादे जो किए हैं IMF से वो पूरे नहीं करेंगे हम। तो IMF क्या सोचता है कि वादे किए जाते हैं, $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली जाती है और फिर वादों से हुकूमत पाकिस्तान वजारत ख़जाना जो है वो पीछे हट जाती है। फिर दोबारा से यही हुआ। अब जनवरी 2022 वादे पूरे नहीं करे। मैं आपसे आखिर में पूछूंगी कि क्या अब IMF आगे पाकिस्तान को किस्त रोक तो नहीं लेगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट कमेंट इमरान साहब का शामिल कर लूँ। इमरान साहब, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला एक सियासी फैसला था? देखिए, असल चीज़ समझे कि अवाम के मफादात, जो पाकिस्तानी अवाम के मफादात हैं, वो और IMF के अहदाफ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुतसादिम हैं। दोनों एक हो नहीं सकते। अब ये है कि पाकिस्तानी अवाम तो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, लेकिन हुकूमत क्योंकि ठोस बुनियादों पे कोई काम नहीं करती, डंग टपाओ पॉलिसीज़ हैं, तो उससे नतीजा क्या होता है? आप टैक्स बढ़ाने की जब बात करते हैं तो टैक्स बढ़ाने के लिए आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ाते, बल्कि आप बिल वास्ता टैक्स लगा देते हैं। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा आप लेवीज की शक्ल में वसूल करते हैं, बिजली महंगी करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो अवाम पिसती है। अवाम को आपने सिर्फ एक सियासी नारा देने के लिए, और इस वक्त जब सियासी सूरत हाल गर्म हुई, अपोजिशन एक्टिव हुई, तरीके तो पॉलिटिकली आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली ये खेल दिया। लेकिन 350 अरब को क्या फिर आप गर्दिशी कर्जे मजीद बढ़ेंगे? आप इसके लिए कर्ज लेंगे? आप क्या नए नोट छापेंगे? क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे IMF मजीद नाराज। ठीक है, तो दूरदर्श किस्म के फैसले होने चाहिए। लाली साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है अमेरिका से। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने कहा है, और गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो प्रोसेशन रहा है, ये जो अपोजिशन का जो है वो भी इस्तेमाल कर पे इनको बता रहा है। मुझे तो कहा गया है कि अगर नई गवर्नमेंट आई तो फिर उनसे हम रीनिगोशिएट करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, ये अमेरिकन जो है ना, जब ये न्यू निगोशिएट करेंगे आप देखेंगे ये सब
क्वालिटी, ये जो सब कंडीशंस हैं वो ये ठीक है। मॉडरेट हो जाएंगे। इनको कोई जरूरत नहीं है इतना हार्श होने ठीक के है। लिए ऐसे वक्त एट दिस सेंसिबल टाइम, मगर वो जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब अब आप बताइए कि क्या आईएमएफ से मामला आगे खटाई में पड़ जाएगा? क्या आईएमएफ आगे पाकिस्तान के साथ चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपने एक्शंस का, अपनी गलतियों का खुद से जिम्मेदारी लेनी होगी। फौरन ही किसी आलमी इदारे को, किसी बैरूनी मुल्क को उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए कि वो हमारी सारी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर पड़ती है, ब्लेम उसके ऊपर पड़ता है, इसका एक बड़ा बुरा असर होता है हमारी ज़हनियत के ऊपर। अगर हम ये नहीं मानते कि हम गलतियां कर रहे हैं ठीक है। तो हम अपने आप को भी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे गलतियों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। हम अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, अपने खसारों की वजह से मजबूर हो जाते हैं आईएमएफ की तरफ जाने की। हमारी कनपट्टी पे आईएमएफ बंदूक नहीं रखता कि आप जबरदस्ती मेरे पास आए। अच्छा, अब सॉल्यूशंस का आपने एक शुरू में सवाल किया था, असल फोकस जो है वो सॉल्यूशंस के ऊपर आना चाहिए। देखिए, अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं किसी पेट्रोल पंप में, तो हर एक की कीमत फर्क रखी है। वहाँ पे हुकूमत ये तयन नहीं करती कि पेट्रोल का कीमत क्या होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो खुद से तेल इंपोर्ट नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती। तो पाकिस्तान में हुकूमत, मुझे समझ नहीं आती कि हर शोबा बिजनेस में क्यों घुसी हुई है। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, बाकी सब चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो तेल इंपोर्ट करे, जितने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप हैं वो हर अपनी कीमत खुद से तयन करे। ठीक, तो ये अच्छी सजेशन है आपकी, इस तो पर फिर हम वो फर्दर भी चीनी बात का करते हिसाब हो रहेंगे। जाएगा ना डॉक्टर साहब, चीनी का हिसाब ना हो जाए पेट्रोल के साथ फिर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये एक लंबी बहस हो जाएगी, वक्त खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह दोबारा के भी इसी पैनल के साथ इस पर गुफ्तगू करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।